सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17। तो ये हमारा है अब सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन बी में जो है वो सभी प्रॉब्लम्स होंगी अब यहाँ पर 2 मार्क्स की, ठीक है। तो स्टेटमेंट है कि विद द हेल्प ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इन द क्लोरोबेंजीन। तो अगर क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो NO2 जो ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को के रिएक्टिविटी को यहाँ पर इंक्रीज कर देगा इन द केस ऑफ द क्लोरोबेंजीन। मतलब अब क्लोरीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना आगे से पहले से कुछ उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इजी हो जाएगा। तो इसको हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाकर एक्सप्लेन करना है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रखी हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और साथ साथ में इन्हें बनाना है। ये है हमारा क्लोरोबेंजीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है NO2 ग्रुप। तो ये होता है NO2, इसमें N पर पॉजिटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज और दूसरे के साथ होगा डबल बॉन्ड। तो ये आया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ से OH आयन इसने अटैक किया एट द दिस सी एटम। अगर यहाँ पर अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो ये वाला C अपने पास रख लेगा, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पर स्लो होता है तो यहाँ पर बन जाएगा चार्ज। अब ये जो है नेगेटिव चार्ज इसको जो NO2 ग्रुप भी स्टेबलाइज करेगा। तो ये अब N पर अटैक करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ से ऑक्सीजन का ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ रख लेगा, ठीक है। अब फिर से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चार्ज, अब देखिए जब यहाँ से अटैक होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल तो ऑलरेडी था, एक और बन गया, ठीक है। तो अब ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब ये वाला ऑक्सीजन बैक N पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर इस C पर अटैक करेगा। अगर यहाँ पर अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मतलब आप लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में के बारे में ध्यान रखना है कि C के हमेशा 4 बॉन्ड्स ही मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अब चार्ज, तो यहाँ पर आ चुका है चार्ज, ठीक है। अब ये आगे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर चार्ज बन जाएगा। तो ये हमारी जो है यहाँ पर रेजोनेंस के साथ इसकी स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी रिंग में ही डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पूरी रिंग में ही ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज्ड हुआ है। तो अब यहाँ से ये जो Cl नेगेटिव आयन है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखकर मतलब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप यहाँ पर अटैच होकर रह जाएगा। तो ऐसे हमने यहाँ से Cl को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ उसकी जगह पर OH अटैच करवा दिया और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन गई। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि NO2 ग्रुप है जो वो क्लोरोबेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए अब यहाँ पर इजी हो गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको इस आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो एंड में हम ये लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ NO2 एट द ऑर्थो पोजीशन विदड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। सो दिस फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना यहाँ पर ईजी हो गया है। सो दिस इज अ सिंपल आंसर। रेजोनेंस को जरूर एक बार बनाकर देखना है आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। सो नाउ इससे पहले हमारे लिए यहाँ पर 17th में एक ऑप्शन में जो हमें यहाँ पर चॉइस में एक प्रॉब्लम दी गई है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर है कि कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। हमें इन रिएक्शंस को सोल्व करना है इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स में। तो सबसे पहले है कि एनिलीन को चेंज करें इनटू द क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हमें एनिलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो दिस इज एनिलीन। तो यहाँ पर एनिलीन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है। सो दिस इज एनिलीन, ठीक है। अब इसकी हमने रिएक्शन करवाई, हमें बनाना है यहाँ से क्लोरोबेंजीन। तो इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे विद NaNO2 सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ये रिएक्शन होगी जो वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, दैट इज द डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन यहाँ से क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और हम सिंपली इसे बोल देते हैं डाइजोनियम साल्ट,
ठीक है। अब इसके आगे आप लोग यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, आप लोग करवा सकते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन और या फिर आप लोग करवा सकते हैं यहाँ पर गेटरमैन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन आप लोग एक अप्लाई कर दें, तो हम यूज़ कर रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन, CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो यहाँ पर Cl को जोड़ देगा तो क्लोरोबेंजीन हमारी बन जाएगी और साथ में N2 रिलीज होगी। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन चुका है, दैट इज़ द क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो सिंपल सा ये दो स्टेप्स में हमारी रिएक्शन हो गई। सेकंड है 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब के CH3CBr, ये हो गया हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, दूसरे नंबर पर ब्रोमीन है, हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो पहले इस Br को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, KOH अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ से Br गया, यहाँ से एक जाएगा H, तो HBr बाहर निकल गया, तो ये बन गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम फिर से HBr को ऐड करेंगे, बट इस बार इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ठीक है, तो पर ऑक्साइड्स के साथ क्या अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो हमें यहाँ से रिजल्टेंट जो है इसका क्या मिलेगा कि जो Br है वो अटैच होगा उस C के साथ जिसके पास होंगे ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमें मिल गया CH3, CH के साथ एक और हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH2 के साथ लग गया Br। सो दिस बिकम्स द 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ऐसे होती है ये है कन्वर्जन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, जो रिएक्शंस आप लोगों ने पहले से ही रीड की हुई हैं, जैसे कि अब यहाँ पर लगी है एलिमिनेशन एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, यहाँ पर भी दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यूज हुई हैं। सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही सिर्फ यूज होती हैं। सो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर आप लोगों ने याद की हुई हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, सो दिस इज द 17th प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 18 करते हैं। ठीक है, सो नाउ 18th में हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, सो नाउ ग्लूकोज सोल्यूशन विच बॉयल्स एट 101.04 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट विल बी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द यूरिया विच इज इक्विमोलल टू गिवन ग्लूकोज सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है जो कि बॉयल हो रहा है इस टेम्परेचर पर, मतलब अब इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है यहाँ पर 100 डिग्री, तो 100 से कितना ऊपर है 1.04 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमने सोल्व कर लिया। नाउ Kb की वैल्यू दी गई है 0.52, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। हमें सबसे पहले यहाँ से सोल्व कर लेनी है मोलैलिटी। ये सब कुछ हम सोल्व कर रहे हैं फॉर द ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी मोलैलिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। यही फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा चैप्टर 2 सोल्यूशन का न्यूमेरिकल है। तो M इज इक्वल्स टू डेल्टा TB ओवर KB। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज यूज करें, 1.04 बाय 0.52, तो ये आपका कैंसिल होकर बन जाएगा ओनली 2। ठीक है, तो हमारी मोलैलिटी सोल्व हो चुकी है ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन। अब देखिए कि हमें क्या यहाँ से सोल्व क्या करना है, व्हाट विल बी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब कोई दूसरा यूरिया का सोल्यूशन है विच इज इक्विमोलल टू गिवन ग्लूकोज सोल्यूशन, उसकी भी मोलैलिटी सेम है। सो देयरफॉर मोलैलिटी फॉर यूरिया सोल्यूशन is also 2। ठीक है, so it means that 2 moles, ठीक है, यूरिया इन 1000 ग्राम वाटर, यानी कि सोलवेंट, क्योंकि मोलैलिटी में हम सोलवेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 2, और Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोलवेंट वो हम यहाँ से निकाल देते हैं 1000/18, दैट कम्स आउट टू बी 55.5। ठीक है, अब इसको यूज कर अब हमें क्या निकालना है, Na और Nb तो आ गए, हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ये क्यों निकालनी है, क्योंकि हम सोल्व कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है,
अगर आप लोगों ने फॉर्मूले अच्छे से याद किए हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो नीचे रिवीजन वीडियोस दी हुई हैं, उनको एक बार सुन लें तो आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, that is the number of moles of B divided by the total number of moles. So now number of moles of B 2 divided by 2 plus 55.5 57.5। तो इसको अब आप लोगों ने करनी है डिवाइड, तो डिवाइड होकर ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.34। तो यही आपकी क्या बन जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर कर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल है। सो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 19 करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 19 का है पार्ट 1। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन एंड प्रेडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो हमें इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी साथ में ही यहाँ पर अब सोल्व करना है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी सोल्व कर कर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। तो मान लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर x, वाटर की होगी यहाँ पर 0 और ऊपर चार्ज है +2। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। ठीक है, सो मतलब हमारे पास जो आयन है वो कौन सा है यहाँ पर, Fe2 पॉजिटिव। अब देखिए अगर Fe होता तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2, फिर आएगी 3d6। अब हमें सोल्व करना है Fe2 पॉजिटिव, तो इसकी क्या बनेगी, आर्गन, और ये s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे और d6 बन जाएगी। अब जब भी आप लोगों को किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल जो भी आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पूछी जाए तो आपको सोल्व करनी है दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि होती है T2g और Eg ऑर्बिटल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हुई होती है स्प्लिटिंग। ठीक है, लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं T2g और एक होते हैं हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिगेंड अटैच हुआ है वाटर, दिस इज ये एक वीक ही एक लिगेंड है, इसे हम मानते। ठीक है, तो अगर वीक है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर के एनर्जी लेवल्स में इजीली जा सकते हैं। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता तो हम सबसे पहले यहीं पर ही 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखते, अगर कोई 7th इलेक्ट्रॉन होता फिर ही वो ऊपर जा सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, d6 हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, d6। तो पहले यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। सो इट मीन्स ये क्या बन गया, अब इसमें कितने आए हैं, 4। ठीक है, तो ये बन गई आपकी T4 एंड Eg में कितने आए हैं, 2। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और अब यहाँ पर देखिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बचे हमारे पास। अब देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर तो 2 हो गए, इनकी हो चुकी है पेयरिंग, तो 1 2 3 4, तो 4 हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। दिस इज फॉर द 1 मार्क्स। तो आपको सीधा ये दोनों आंसर लिखने हैं बस। ठीक है, बाकी सोल्विंग सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सिर्फ इन दोनों आंसर्स का आपका हाफ मार्क्स होगा वहाँ पर। ठीक है, तो आगे करते हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट है, दैट इज इसका हमें पूछा गया है यहाँ पर IUPAC ने दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए पहले इस कॉम्प्लेक्स को हम ब्रेक करते हैं इनटू आयंस। ठीक है, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकें। NO3 पर चार्ज होता है -1, तो इस पर बन जाएगा +1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X, Cl2 की -1, तो ये बन गया 2 × -1। इसकी 0, ऊपर चार्ज है +1, तो X हमारी बन जाएगी यहाँ पर +3। ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन चुकी है, +3। अब हम इसका लिखते हैं नेम। इसका नाम होता है EN होता है ईथेन 1,2 डाइअमाइन, और इसका होगा C से शुरू, तो C वाला हम आगे लिखेंगे। क्लोराइडो
तो इसका नाम हम सबसे पहले इस पूरी चीज का नाम लिखेंगे। उसमें हमने क्या रूल यूज करने होते हैं कि लिगेंड्स का नेम हम सबसे ये पहले लिखेंगे। तो डाई क्लोराइडो, ठीक है, इसका नाम हो गया। बाद में इसका आएगा, अब देखिए इसके अंदर ही डाईअमाइन होता है, तो ये दो जुड़े हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिस, ठीक है, डाई क्लोराइडो बिस। इसका नाम अब हम लिखेंगे ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाईअमाइन, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों के नाम हो चुके हैं और इसका नाम क्या लगेगा, कोबाल्ट, क्योंकि ये है एक पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर इस स्क्वायर वाली टर्म पर हमारा आ जाता नेगेटिव चार्ज तो हम यहाँ पर लिखते कोबाल्ट 8, बट अब हम सिंपल लिखेंगे कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द 3 और बाहर जो आयन है दैट इज द नाइट्रेट, उसका नाम सिंपल लिखेंगे नाइट्रेट। तो ये पूरा इसका नेम है। इसका आपको मिलेगा 1 मार्क्स। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी में ही हमें एक और के साथ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, उसको भी देखते हैं। प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर है Ni के साथ जुड़े हैं 4Cn और ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। अब सबसे पहले एक 4 है जुड़ा हुआ। अगर 4 जुड़ा है तो इसका मतलब हमारे पास ज्योमेट्री के सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हो सकते हैं, तो आइदर ये हो सकती है कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर या फिर ये हो सकती है टेट्राहेड्रल। तो अब आप लोगों को क्या याद रखना है, ठीक है, अगर ये जो है लिगेंड, अगर ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग इजीली हो जाएगी। तो जो हमारे यहाँ पर इनर ऑर्बिटल्स होते हैं वो यूज होते हैं, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी अगर हम सोल्व करें तो वो यहाँ पर बन जाएगी DsP2। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऑलवेज ज्योमेट्री क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो आपका आंसर स्क्वायर प्लेनर का आपको मिलेगा मार्क्स। तो आपका स्क्वायर प्लेनर आंसर सही होना चाहिए। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर जो N की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी वो DsP2 यूज़ होगी। वैसे ये दोनों ही अलग अलग हमारे पास एक थ्योरीज हैं, बट इनका रिलेशन हम ऐसे यूज़ याद रखने के लिए हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये आपने याद रखना है। आंसर सिर्फ आपका यही बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसकी में ही सेकंड पार्ट है जिसमें हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सोल्व करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पहले Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। Cu की x, अमोनिया की होती है 0, ऊपर चार्ज है +2, तो x कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। अब देखिए कि Cu की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है, 29। तो 18 तक ये आ जाएंगे, फिर आएगा 4s1 एंड 3d10, ये इसका स्पेशल केस होता है। तो Cu2 पॉजिटिव करेंगे तो आर्गन एक s वाला जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, दैट इज D में कितने आ जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चाहे आप इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने ऊपर बनाई थी वो बना लें, चाहे आप इसकी बना लें सिंपल वाली, दोनों में आपको सेम चीज़ ही देखने को मिलेगी। हमें सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो डी में होते हैं टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 ऑर्बिटल, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर बचा है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, ठीक है। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब हमारे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, n की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1, तो हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। सो 1 इंटू 1+2 दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 3। तो इसके यूनिट्स होते हैं बोहर मैग्नेटन। तो आप √3 की वैल्यू 1.732 वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर आंसर को सोल्व कर देना है। तो ये भी आपका 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है, सिंपल सी, ठीक है। तो मतलब इसमें सिर्फ क्या है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये ऐसी कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स इसमें से सिर्फ पूछी जाती हैं जो कि आपकी ईजिली हो सकती है। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 20 करते हैं। सो नाउ इसमें है कि फॉर ए रिएक्शन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस।
रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर है 1/2। सो यहां पर हमसे पूछा गया है कि इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो एलिमेंट्री वो सभी रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जिनका कोई मैकेनिज्म बने जो कि मोर देन 1 स्टेप में हो, 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स में कंप्लीट रिएक्शन हो, वो होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि अगर तो रिएक्शन का यहाँ पर ऑर्डर है वो एक होल नंबर वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 तक है मोस्टली, तो वो रिएक्शन एलिमेंट्री होने के चांसेस होते हैं। अगर रिएक्शन का ऑर्डर आपका यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर वो बहुत ही हाई ऑर्डर है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपली क्या लिखना है कि रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर सोल्व करें तो जैसे कि रेट हमें यहाँ पर दिया गया है के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 एंड बी रेज टू पावर 1/2। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या होता है, इन दोनों पावर्स को हम करेंगे प्लस, तो ये बन गया 1 + 1/2, ये 3/2 यानी कि 1.5। तो ऑर्डर है इसका 1.5, इसलिए मोलिकुलैरिटी तो रिएक्शन की 1.5 कभी हो नहीं सकती। तो यहाँ पर मोलिकुलैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर एट द सेम टाइम इन द रिएक्शन, ठीक है। सो देयरफॉर वो कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें सिंपली सी साथ में एक्सप्लेन कर देना है। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि राइट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अगर ए एंड बी की कंसंट्रेशन के यूनिट्स हो मोल पर लीटर, तो यूनिट्स आपको कैसे सोल्व करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग किसी भी रेट ला अगर आपको दिया हो तो आप रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को सोल्व ये कर सकते हैं इजीली। तो रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। के हमें सोल्व करने हैं और ए के उन्होंने हमें दिए हैं मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर इनवर्स, और बी के भी हैं मोल पर लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1/2। अब ये वाला मोल पर लीटर तो इसके साथ सोल्व हो गया, अब ये जाएगा दूसरी तरफ, तो के यूनिट्स क्या बन जाएंगे, इसकी पावर दूसरी तरफ जाकर बन जाएगी -1/2 और साथ में है सेकेंड इनवर्स। अब ये वाली पावर इनके साथ यूज़ करते हैं, ये वाली माइनस माइनस हो गई प्लस, तो एल की पावर 1/2, मोल की पावर बनेगी -1/2 और साथ में लगेगा सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे आपको इसे सोल्व आउट करना है। तो ये आपको यहाँ पर भी आंसर बताया गया है वैसे, तो ऐसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं कोई भी रेट ला अगर आपको बताया गया हो तो, ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 20। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके साथ ही हमें एक ऑप्शन में जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसको सोल्व करते हैं। अब ये जो हम सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं इसका आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आपको सैम्पल पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कवर, तो हम ऐसे और भी सैम्पल पेपर्स बनाएंगे और उसको भी सोल्व करेंगे। तो इसके साथ आपकी पूरी रिवीजन हो जाती है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इसे साथ में ज़रूर सोल्व करते जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर है कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द किनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हमें इनिशियल रेट्स बताए गए हैं, हमें इनिशियल कंसंट्रेशंस दी गई हैं पी की, क्यू की, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर हमें बताया गया। ये भी आपको रीड करना होता है हमेशा, हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, आर की फॉर्मेशन का रेट है और पी एंड क्यू का इनिशियल अमाउंट। हमें रेट ला सोल्व करना है, ठीक है, रेट ला एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करके दिखाना है। तो काफ़ी सिंपल है, इसे इनिशियल रेट ला मेथड बोलते हैं, जिसके साथ कि हम रेट ला एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सोल्व कर पाएंगे। सो नाउ सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर देखना है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होंगी वो हमें चूज़ करने हैं। जैसे कि 1 एंड 3 ये दोनों सेम हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड ये दोनों सेम हैं, तो फोर्थ यहाँ पर यूजलेस है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले हम करते हैं रेट 1 और रेट 3 का रेशो, ठीक है। अब देखिए रेट 1 क्या बनेगा, हम यहाँ पर पहले ज्यूम कर लेते हैं कि लेट रेट इज इक्वल्स टू के इंटू, दो रेक्टेंट है हमारे पी की पावर ए रख लेते हैं और बी की पावर हम रख लेते हैं क्यू है, ठीक है, क्यू की पावर हम रख लेते हैं बी, क्योंकि ए और बी हमें सोल्व करने हैं। दीज आर द
ये अननोन्स। तो रेट 1 क्या है के, रेट 1 में P की कितनी कंसंट्रेशन है 0.10, पावर है A, Q की कितनी कंसंट्रेशन है 0.10, पावर है B। ऐसे ही रेट नंबर है हमारा थर्ड, कंसंट्रेशन सेम है और B की कंसंट्रेशन है 0.30 और पावर B। अब इसके आगे भी हमें यही देखना है, रेट नंबर 1 का कितना आंसर है, दैट इज द 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर -4, और रेट नंबर थर्ड का भी सेम आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के साथ कैंसल, यहाँ से ये दोनों हो गए, तो यही सिर्फ है बचा। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ कि 0.10 बाय 0.30 दोनों की पावर सेम है इज इक्वल टू 1, यहाँ पर बचा है 1। तो मतलब ये भी सोल्व होंगे तो ये बच जाएगा 1/3 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो 3 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 1, सो इट मीन्स दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 3 की पावर 0, सो b कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें सेम टू सेम क्या करना है कि रेट नंबर 2 एंड 3 को करना है डिवाइड। सो रेट 2 बाय रेट 3, रेट 2 में अब क्या लगेगा के, अब यहाँ पर है कंसंट्रेशन P की 0.30, Q की है 0.30, ऐसे ही के 0.10 एंड 0.30, क्योंकि अगर दो सेम होंगी तो वो सोल्व हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, 9.0 इंटू 10 रेज टू पावर -4 एंड 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर -4, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये बच जाएगा 3 की पावर a। ठीक है, सोल्व होकर, और यहाँ पर भी क्या बच गया ओनली 3, तो यहाँ से आ जाएगी a की वैल्यू 1। अब a और b आ चुके हैं, अब हमें इसमें यूज़ कर लेना है जो हमने रेट अज्यूम किया था शुरू में। ठीक है, सो देयरफॉर रेट इज इक्वल्स टू k इंटू पी की पावर बन गई 1 और q की पावर बन गई 0, तो ये आपका एंड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दो वैल्यू सेम हो उनको ही हमें यूज़ करना है। ठीक है, बाकी हमारे लिए एक्स्ट्रा होगा। ओके, तो आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 पर। ठीक है, दैट इज आल्सो न्यूमेरिकल फ्रॉम द 4th चैप्टर। ठीक है, 4th हमारा चैप्टर है जो रेट ऑफ फ्रैक्शंस वाला, उसी में से ही एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सो नाउ इसकी स्टेटमेंट क्या है कि the C14 that is the carbon 14 जिसका मास होगा, that isotope content of an ancient piece of wood was found to have the 3/10 of that in the living tree। ठीक है, किसी ट्री में उन्होंने किसी एशियंट पीस ऑफ वुड में उन्होंने देखा है कि उसमें C14 का अमाउंट कितना है 3/10, जितना कि एक नॉर्मल लिविंग ट्री में होता है। हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड, वो पीस ऑफ वुड जो है वो कितना ओल्ड होगा, ये हमें सोल्व करना है। तो हमें C14 की हाफ लाइफ दी हुई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम हाफ लाइफ को यूज़ करते हैं। सो अब ये एक रेडियो एक्टिव डिके है। ठीक है, सो दिस इज द रेडियो एक्टिव डिके। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं ये सभी क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो हम उसके सभी फॉर्मूलाज को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हाफ लाइफ हमें यहाँ पर दी गई है 5730 ईयर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है 0.693/k फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियोस रिवीजन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखिए, आपको सभी फॉर्मूलाज और सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स उनमें मिल जाएंगे। तो ये जो भी हम सैम्पल पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत ही यहाँ पर ईजी लगने वाले हैं। सो 5730। ठीक है, तो के आएगी इस तरफ, तो हमने यहाँ से के को सोल्व कर लिया, दैट इज़ द रेट कांस्टेंट 0.693/5730। ठीक है, तो ये अभी हमने सोल्व कर रख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है। अब हम मान लेते हैं कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन 14 आइसोटोप इन द लिविंग ट्री इज ए, और जो हमें यहाँ पर ऑब्टेन हुई है ये आफ्टर टाइम टी। ठीक है, वो अब उन्होंने हमें क्या बताया है, दैट इज फाउंड टू बी द 3
बाय 10 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको होते हुए कितना टाइम हो चुका है वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर द रेट कांस्टेंट लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन एट द टाइम t। अब इसमें हमें सभी वैल्यूज को यूज करना है। सो 2.303 के की वैल्यू ये वाली लगाएंगे 0.693, ऊपर चला जाएगा 5730 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A एंड दिस इज द 3/10 ऑफ A। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स द 2.303। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पर करनी है सोल्विंग। तो सोल्विंग के लिए अगर आप लोग एग्जैक्ट पूरा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है। बट अप्रोक्सीमेशन के यूज़ किए बिना इसे एग्ज़ाम में बिल्कुल एक्यूरेटली सोल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमें इसमें मिनिमम एरर के साथ अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर log 3 की log 7 की वैल्यूज़ दी गई हैं जो हमारी यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली अब यहाँ पर लिख लिया है ओनली 2.30। ठीक है, इसकी जो एक ज़ीरो ये जो है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इसको आगे हम रख लेते हैं, ये एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर और तो उसके लिए एक ज़ीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया a के साथ ही कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा log n y आएगा log 3, उसको हम लिख लेते हैं माइनस log 3। ठीक है, अब इसकी अगर आप लोग डिवाइड सोल्व करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आंसर कुछ आपको मिल जाएगा 1/3.01। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया 57300। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 और log 3 की वैल्यू आपको दी गई है दिस वन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर बच जाएगा 0.5229। अब इसकी भी हम अप्रोक्सीमेशन रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने फाइनली ये कुछ बना लिया है 0.57300 और इसको हमने बना दिया 0.523। अब इन सभी की मल्टीप्लाइकेशन करवाकर आपको सोल्व करना है तो आपका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली 9956 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपका आंसर इसी के ही आसपास होना चाहिए। ठीक है, 99 से आपका आंसर ऊपर आना चाहिए, उसी के आसपास आपका आंसर होना चाहिए, तो आपका आंसर एग्जाम में सही माना जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ये स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो इसमें जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं उनके मार्क्स आप लोगों को अलग से मिल जाएंगे। मैक्सिमम अगर आप लोग इसे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर कर यहीं तक सोल्विंग कर कर आ जाते हैं तो आपका हाफ मार्क्स ही यहाँ पर डिडक्ट होगा। तो आपको इसे सोल्विंग को सिर्फ एंड में सोल्व करना है अगर आपके पास सोल्विंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम है तो, अदरवाइज आप इसको यहीं तक छोड़ कर रख लें, डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग एंड में करें जाकर। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 21। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 22। तो इसमें क्या है कि व्हेन 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr the following reactions take place। हमें रिएक्शन भी दी गई है, एक अल्कोहल है जिसकी HBr के साथ रिएक्शन हुई। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा था बट Br जो है वो यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है, इसके साथ, और यहाँ पर CH2 बन गया है। इसका हमें मैकेनिज्म बताना है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कुछ मैकेनिज्म्स को सोल्व किया है तो आपके लिए बिल्कुल ही इजी होगा, तो हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो अल्कोहल है वो HBr में से H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होगी और ये जो H पॉजिटिव होता है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के पास जो दोनों लोन पेयर्स पड़े होते हैं वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, इसके पास जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो गया। अब ये जो यहाँ पर O के साथ H2 है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी हाई होती है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ H2O, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये है एक सेकेंडरी कार्बोकटायन, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन। ठीक है, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होते हैं 3rd डिग्री कार्बोकटायन, इसलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस C का,
इस तरफ आएगा और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों हुआ? क्योंकि अब ये बन चुका है एक 3rd डिग्री कार्बोकटाइन जो कि ज़्यादा स्टेबल हो। अब ये जो 3rd डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ है इसके ऊपर Br आयन अटैक करेगा और ये बन जाएगा एंड प्रोडक्ट। तो ऐसे होती है ये वाली रिएक्शन जिसका कि हमें मैकेनिज्म यहाँ से पूछा गया था। सो दिस इज द 22nd प्रॉब्लम। प्लीज़ इन्हें सोल्व करें, सोल्व होगा तो ही आपको अच्छे से आएगा। सैम्पल पेपर में से ऐसी कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इन्हें जरूर सोल्व कर लें। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 23rd, दैट इज वेरी वेरी इजी। गिव द फॉर्मूला एंड द structure of the noble gas species which is isostructural with this one, जिसकी स्ट्रक्चर इसके जैसी ही सेम टू सेम है, वो हमें सोल्व करना है। तो इसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल होगा, दैट इज द जीनोन का 6, इसके साथ फ्लोरीन जुड़े होते हैं, जीनोन हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो इसकी हमें स्ट्रक्चर बनाकर दिखानी है। अब देखिए जीनोन के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसमें से 6 तो यूज हो जाएंगे बॉन्ड बनाने में, सो 6 बॉन्ड पेयर और एक बचेगा यहाँ पर लोन पेयर। तो इसका मतलब 6 जब होंगे बॉन्ड पेयर तो कौन सी ज्योमेट्री होती है? ऑक्टाहेड्रल, बट एक लोन पेयर होने के कारण वो बन जाएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाया है। 4 फ्लोरीन एटम्स हैं सेम प्लेन में, एक अबव होता है एक होता है नीचे, बट वो इस लोन पेयर होने के कारण थोड़े से उसकी शेप जो है वो यहाँ पर डिस्टोर्ट हो गई है स्ट्रेट होने की बजाय। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 23rd, दैट इज द वेरी वेरी सिंपल। तो आपको ऐसी कोई भी और प्रॉब्लम जो कि आइसो स्ट्रक्चरल पर बेस हो सकती है नोबल गैसेज स्पेसिस के साथ, प्लीज़ उन्हें अच्छे से रीड कर लें, बाकी की सभी एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, नोट्स में आपको सभी कुछ मिल जाएगा। ओके, सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 24th। इसमें है कि द फॉलोइंग हेलो अल्कीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। तो एक्वस KOH की प्रेजेंस में हुई है रिएक्शन। ठीक है, विच ऑफ द अबव इज मोस्ट लाइकली टू गिव एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड ए रेजमिक मिक्सचर। अब पहले इनके बारे में जानकारी लें। अगर तो फॉलो किया गया SN2 मैकेनिज्म तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? इन्वर्टेड। अगर फॉलो हुआ SN1 मैकेनिज्म तो क्या ऑब्टेन होगा? रेजमिक मिक्सचर। अब इनमें क्या होता है कि जो प्राइमरी होंगे यहाँ पर हेलो अल्कीन्स वो मोस्टली फॉलो करेंगे SN2 और जो होंगे यहाँ पर 3rd डिग्री वो फॉलो करेंगे SN1। ठीक है, तो यही इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर है 1 क्लोरोब्यूटेन यानी कि CH3CH2CH2 इसके साथ जुड़ा है Cl। सो दिस इज द 1 डिग्री। तो इसमें क्या होगा? SN2, तो इसमें SN2 फॉलो होगा, सो इसके साथ क्या बनेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये आंसर यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 पर है Cl और 2 पर है मिथाइल, दिस इज, सो दिस इज द 3rd डिग्री। तो फिर 3rd डिग्री में SN1 और क्या बनेगा? रेजमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इसको सोल्व करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स स्कोरिंग होती है। ठीक है, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि ईजिली हो जाती हैं और कुछ भी इनमें हमें ज़्यादा सोल्विंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। ठीक है, तो सिर्फ ये इतना आंसर आपको बताना है, स्ट्रक्चर भी मैंने सिर्फ आपको ही समझाने के लिए यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं 25th प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये है हमारी सॉलिड स्टेट में से कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स P फॉर्म्स द CCP लैटिस। ठीक है, जो P एलिमेंट है एंड दोज ऑफ द एलिमेंट Q occupies 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर P है मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर N। ठीक है, वैसे तो CCP है तो इसमें 4 होते हैं तो हम यहाँ पर 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो जितने एटम्स होंगे उससे 2 टाइम्स क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो कितने बन गए? 8। उनमें से ऑक्यूपाई कितने हुए हैं? 1/3, सो 8/3 एंड ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो प्लस क्या होगा? जितने भी एटम्स होते हैं उतने ही होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इनका LCM ले लें तो ये बन गया आप लोगों का 20/3। ठीक है, अब देखिए P बन रहा है 4 और Q बन रहा है 20/3। तो पहले तो ये दोनों होंगे 4 पर डिवाइड। ठीक है, तो ये बन गया P1
Q बन गया आपका 5/3 और अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद द A3, सो दिस बिकम्स द P3Q5। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जा सकती है, आपको क्या याद रखना है, जो भी अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसका है उसके उतने एटम्स रख लें, उससे 2 टाइम्स होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो और उतने ही सेम होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने इसमें एटम्स हैं, उसके साथ आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो बाकी आपको सॉलिड स्टेट के जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर इसके साथ की प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी।